हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। हम रोज़ एक काम कर रहे हैं, कौन सा? एडिटोरियल का एनालिसिस, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और 10 नए वर्ड्स। हमारा एक टारगेट है कि अगर आपका वोकेबलरी का कलेक्शन 1000 वर्ड्स का है तो उसको 2000 करना है, 2000 का है तो 4000 करना है। मतलब हमें हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग करनी है, हमें हमारी रीडिंग की एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, बेस्ट क्वालिटी का करना है, ताकि इंग्लिश का जो भी पेपर हो आपका, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, एमबीए की सीईटी का हो या कैट का हो, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। राइट, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। आज हमारे पास कौन सा वर्ड है? पहला, द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज पेरिनियल। पेरेनियल ये वर्ड है। अब ये वर्ड आपने ज्योग्राफी में आपकी स्कूल में भी सुना होगा, है ना? पेरेनियल। ठीक है, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, देन वी विल ट्राई टू recall that word again. They are also used quite effectively when planted in close groups among perennial shrubs. अब ये दे यानी किसी प्लांट्स के बारे में बात हो रही होगी शायद, है ना? सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज क्वाइट इफेक्टिवली। इनको बहुत अच्छे से, ज़्यादा इफेक्टिवली यूज किया जाता है जब कहाँ प्लांट होते हैं? व्हेन प्लांटेड इन क्लोज ग्रुप्स, बहुत नज़दीकी प्लांटेशन होता है इनका। अमंग पेरेनियल श्रब्स, श्रब्स मतलब छोटे छोटे झाड़ जो होते हैं आपके, छोटे छोटे पेड़, श्रब्स कहेंगे उनको। तो श्रब्स, कौन से श्रब्स के आसपास? पेरेनियल श्रब्स के आसपास। पेरेनियल का मतलब होता है जो साल भर रहते हैं, बराबर है। कुछ प्लांट्स कैसे होंगे? सीजनल होंगे, किसी स्पेसिफिक सीजन में वो उगेंगे, बाद में फिर चले जाएंगे, फिर अगले बार फिर से उसी सीजन में वो आते हैं। लेकिन पेरेनियल श्रब्स कैसे होते हैं? जो साल भर वहीं पे होते हैं। आपने आपकी स्कूल की ज्योग्राफी की बुक्स में पेरेनियल रिवर्स के बारे में सुना होगा। पेरेनियल रिवर्स यानी ऐसी रिवर्स जो साल भर जिनमें पानी होता है। बहुत बार हमारे यहाँ ऐसी रिवर्स होती है जहाँ पे सिर्फ बारिश के दिनों में पानी होता है, लेकिन पेरेनियल रिवर्स में साल भर पानी होता है। तो एनीथिंग दैट इज देयर फॉर ईयर लॉन्ग और दैट इज देयर फॉर ऑल द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर और 365 डेज ऑफ अ ईयर आर कॉल्ड पेरेनियल। पेरिनियल का मतलब क्या हो गया? लास्टिंग थ्रू आउट द ईयर और थ्रू मेनी ईयर्स। बहुत ज़्यादा सालों तक जो रहे वो, या साल भर जो रहे वो, उसे हम क्या कहेंगे? पेरिनियल कहेंगे। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या होंगे फिर? लॉन्ग ड्यूरेशन से रिलेटेड सारे वर्ड्स विल बी सिनोनिम्स, जैसे इंड्यूरिंग, है ना, या परपेचुअल। परपेचुअल ये वर्ड हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। और परमानेंट, राइट, तो परमानेंट ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जो शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहेंगे, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन तक या जल्दी खत्म हो जाने वाले, जैसे चेंजिंग। चेंजिंग मतलब वो हर साल भर तो नहीं रहेगा, बदलते रहेगा। ठीक है। सीजिंग, सीजिंग मतलब समथिंग दैट स्टॉप्स। सीज का मतलब क्या होता है? CEASE मतलब स्टॉप हो जाना। कंक्लूड मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, तो ये सारे हो गए उसके एंटोनिम्स। समझ गए? पेरिनियल का मतलब, पेरिनियल मतलब जो साल भर रहेगा वो पेरिनियल। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसग्रेस। डिसग्रेस, अभी देखो, डिस है मतलब ये अपोजिट है किसका? ग्रेस का। ठीक है, तो ग्रेस अगर पता हो तो डिसग्रेस समझ जाएगा। चलो पहले सेंटेंस पढ़ के देखते। ही वॉज फोर्स्ड टू लिव इन डिसग्रेस। उसको जबरदस्ती जाना पड़ा। कैसे जाना पड़ा? डिसग्रेस में जाना पड़ा। डिसग्रेस मतलब अपनी गर्दन झुका के जाना पड़ा, शर्म की वजह से जाना पड़ा। तो शर्मिंदा होना या गर्दन झुका के जाना पड़ना, दैट इज कॉल्ड डिसग्रेस। ये किसका अपोजिट हो सकता है? ग्रेस का अपोजिट हो सकता है। वैसे ग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रेस का मतलब होता है मान, या फिर ग्रेस का मतलब होता है, बहुत बार आपने सुना होगा, आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तो यू आस्क देम टू ग्रेस द ओकेशन, कि आप हमारा जो फंक्शन है, जो इवेंट है, उसका सम्मान बढ़ाओ। तो आप आइए, हमारे इवेंट का सम्मान बढ़ेगा ना, उसमें 4 चांद लग जाएंगे, उसमें रौनक आ जाएगी। दैट इज हाउ यू यूज ग्रेस। या फिर ग्रेस या ग्रेसफुल
अगर आपने सुना होगा तो ग्रेस या ग्रेसफुल किससे रिलेटेड वर्ड्स है? ग्रेस रिलेट होता है नज़ाकत से। बहुत बार हमने बहुत ग्रेसफुल है, कोई व्यक्ति है जिसका चलना बहुत ग्रेसफुल है, चाल बहुत ग्रेसफुल है, मतलब जिसमें चलने में नज़ाकत है, दैट इज कॉल्ड ग्रेस, राइट। अब जिसमें मान सम्मान नहीं है, जहां पे शर्म है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है, वहां क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे डिसग्रेस, ना, डिसग्रेस, डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल यानी शर्मिंदा करने वाले, हमारी नाक काट दी, दैट इज कॉल्ड डिसग्रेसफुल। ठीक, चलो, तो डिसग्रेस का मतलब क्या? टू ब्रिंग शेम, जिसने नाक काट दी, और डिसक्रेडिट, जो शर्मिंदा कराए या नाक कटा दे, दैट इज कॉल्ड, ना, नाम खराब कर दे, दैट इज कॉल्ड डिसग्रेस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? बदनामी करना, डिफेम, शेम या स्टेन। स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन मतलब दाग, ना, तुम्हारे गिरेबान में दाग लग गया, मतलब तुम शर्मिंदा हो गए, तुम्हारी बदनामी हो गई, नाक कट गई, दैट इज कॉल्ड स्टेन। एंटोनिम क्या होगा इसका? तुम्हारे मान सम्मान में बढ़ोतरी होना, बराबर है, मान सम्मान मिलना या मान सम्मान में बढ़ोतरी होना, जैसे रिस्पेक्ट या रिप्यूट। रिप्यूट किससे बना है वर्ड? आपने वर्ड सुना होगा रेप्यूटेशन, ऐसा वर्ड सुना है ना, रेप्यूटेशन। तो रेप्यूटेशन मतलब आपका नाम है, आपका क्रेडिट है, तो उसी का ये नाउन फॉर्म हो गया रेप्यूटेशन, बराबर है। उसका एडजेक्टिव क्या हो गया? रिप्यूट, राइट। चलो चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रूडेंट। प्रूडेंट, ठीक है, चलो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे प्रूडेंट का, फिर मीनिंग पे जाएंगे। क्या है सेंटेंस? ही ऑलवेज लिसन टू हर प्रूडेंट एडवाइस, ठीक है, ही ऑलवेज लिसनड टू हर प्रूडेंट एडवाइस। देखो प्रूडेंट ये एडवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडवाइस यहां पे हो गया नाउन, तो प्रूडेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट। तो अब ये एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या है? कैसी एडवाइस है? प्रूडेंट एडवाइस है, मतलब अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो वो एडवाइस अच्छी होगी या बुरी होगी? पहले ये बताओ। अच्छी होगी। और किसकी एडवाइस हम लेंगे ऐसे वक्त में? हमें पता है जिसकी एडवाइस में समझदारी है, तो प्रूडेंट का मतलब है समझदारी भरी एडवाइस, जिसमें समझदारी है, वाइज है, होशियार एडवाइस है ना, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे, ठीक है। देयर इज सम विजडम इन दैट एडवाइस और देयर इज समझदारी इन दैट एडवाइस, ऐसी एडवाइस को हम प्रूडेंट एडवाइस कहेंगे, सही, जिसमें सेंस बने, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। तो प्रूडेंट क्या है? एडजेक्टिव है, जैसा अभी हमने देखा। क्या है प्रूडेंट? विथ गुड जजमेंट और सेंस, समथिंग दैट मेक्स गुड जजमेंट, जिसमें सेंस अच्छा है, जजमेंट अच्छा है। सिनोनिम क्या होगा इसका? वाइज, ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा विजडम भरा, समझदारी भरा, या परसेप्टिव। परसेप्टिव किससे बना है वर्ड? परसेप्शन से बना है, परसेप्टिव ना, या परसीव करना, परसीव, परसीव मतलब आगे का देखना, सोचना, ठीक है। तो परसीव करना मतलब अंदाजा लगाना, तो जिसका अंदाजा अच्छा है उसका एडवाइस लेंगे हम, ताकि उसका सही अंदाजा लगे। कंसिडरेट, जो सारी चीजों को कंसिडर करके निर्णय दे, कंसिडरेट। एंटोनिम क्या होगा इसका? जहां पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी बोल दिया। एब्सर्ड हो सकता है एक, बराबर है। प्रूडेंट का क्या हो सकता है? एब्सर्ड, ये भी एंटोनिम हो सकता है। या फिर इनजुडिशियस, जुडिशियस, देखो जुडिशियस ये एक वर्ड है, जुडिशियस मतलब समझदारी भरा, जुडिशियस। और एक वर्ड आपके पास होता है जुडिशियल, ये दोनों वर्ड में डिफरेंस है ना, जुडिशियल एंड जुडिशियस। जुडिशियल ये न्याय से रिलेटेड है, न्यायिक, जुडिशियल। जुडिशियस मतलब समझदारी भरा, इनजुडिशियस मतलब जहां समझदारी नहीं हो, ठीक है। इन एडवाइजेबल, जहां एडवाइजेबल यानी अच्छा, जो आप एडवाइस कर सको। इन एडवाइजेबल मतलब जो कहीं एडवाइस मत करना भाई, गलत है, दैट इज इन एडवाइजेबल। समझ गए? चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। समझा? प्रूडेंट, समझदारी भरा इज प्रूडेंट। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फल्क्रम। फल्क्रम, फल्क्रम ये एक नाउन है। सेंटेंस पढ़ेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा वर्ड। द फल्क्रम ऑफ द प्रॉब्लम रेस्ट्स ऑन दैट इशू। किसी प्रॉब्लम का जो फल्क्रम है वो काय पे टिका हुआ है? किस चीज पे टिका हुआ है?
वो कोई एक इशू है, उस इशू पे टिका हुआ है। मतलब किसी चीज का बेस जिसपे वो फलक्रम टिका हुआ है, जिसपे वो प्रॉब्लम फिर घूमेगा, तो ये जो चीज है दिस इज फलक्रम, है ना। किसी चीज का बेस, रूट, या ऐसा कहेंगे जिसपे वो चीज घूम रही है, दैट इज फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है ऐसा कोई एक्सिस जिसके आजू बाजू में चीजें घूमे, बराबर है। अगर वो चीज घूम गई तो पूरा प्रॉब्लम घूम जाएगा या पूरा सिचुएशन घूम जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड फलक्रम। ठीक है, तो फलक्रम का मतलब क्या हो गया? द पॉइंट ऑन विच समथिंग टर्न्स और इज सपोर्टेड। ठीक है, ये पॉइंट है जिसपे ये सारा स्टेबल है, रुका हुआ है। अगर वो पिवोट हो जाएगा, घूम जाएगा, पिवोट का मतलब पता है क्या? पिवोट होना मतलब घूम जाना। ठीक है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट जिसपे सारी ऊपर की चीज टिकी होती है और अगर वो घूम जाए तो वो पूरी चीज घूमेगी, तो दैट पॉइंट और दैट थिंग जिसपे वो चीज टिकी है, दैट इज कॉल्ड फलक्रम। राइट, तो सिनोनिम क्या होगा इसका? पिवोट। पिवोट जैसे मैंने अभी कहा, पिवोट जिसपे चीज घूमे तो कहेंगे पिवोट। सेंटर, बराबर है, सेंटर के आजू बाजू चीजें घूमेगी। या हिंज, हिंज डोर के, आपने सुना होगा डोर के हिंजेस। अभी डोर या विंडोज ऐसे लगाते ना, तो डोर या विंडोज के क्या होते हैं? हिंजेस होते हैं, राइट। या बेस्ट ऑप्शन, ये देखो, ये जो ज्वाइंट है आपके बॉडी का, हिंज ज्वाइंट बोलेंगे इसको। तो कैसा? इसके ये ऐसा घूमता है इसके आजू बाजू, तो दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड हिंज। तो आपका डोर या विंडो भी ऐसा ही बंद होता है या ऐसे ही खुलता है, तो ये जो ज्वाइंट होता है दैट आर कॉल्ड हिंज। या बहुत सारे होंगे तो हिंजेस हो जाएंगे उसमें, क्योंकि दरवाजे में तो एक से ज्यादा लगे होते हैं, तो दे आर कॉल्ड हिंजेस। समझ गए? क्योंकि उसके आजू बाजू वो चीज घूमती है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? एक्सटीरियर या सब्सिडरी, एनीथिंग जिसके आजू बाजू चीजें नहीं घूमती, वो एंटोनिम। वैसे इसका कोई स्पेसिफिक एंटोनिम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक चीज है। ठीक, क्लियर, समझ गया? फलक्रम, फलक्रम मतलब कोई नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जिसके आजू बाजू चीजें घूमे, दैट इज कॉल्ड फलक्रम। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्विटल। एक्विटल है नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, चलो लेट अस रीड द सेंटेंस। बहुत इजी सा वर्ड है, हमेशा आने वाला है, बहुत कॉमन वर्ड है एक्विटल। एनी चार्ज एवर ब्रॉट अगेंस्ट हिम, है ना, कोई भी चार्ज जब उसके अगेंस्ट लाया गया, रिजल्टेड इन एन एक्विटल। टाइम में रिजल्ट हुआ, वो एक्विटल में रिजल्ट हुआ। एक्विटल में रिजल्ट हुआ मतलब निर्दोष मुक्ति होना या बाइज्जत बरी हो जाना। आपने ये लॉ के केस में या लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स में हमेशा देखा होगा। हाँ, ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल दी चार्जेस। एक्विटेड मतलब वो उसकी निर्दोष मुक्तता की गई, जितने भी चार्जेस थे वो सारे सही नहीं पाए गए और इसलिए उनको निर्दोष करार दिया गया, छोड़ दिया गया। एक्विटल का मतलब वही है, निर्दोष मुक्तता करना, छोड़ देना। एक्विटल का मतलब क्या होता है? अ जजमेंट और अ वर्डिक्ट, यानी क्या है बेसिकली? ये एक निर्णय है दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी। देखो यहां इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सन नॉट गिल्टी है, नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम विच दे हैव बीन चार्ज। कोई आरोप लगाया गया और वो व्यक्ति उस व्यक्ति पे वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, छोड़ दिया गया, दैट इज कॉल्ड एक्विटल। सिनोनिम क्या होगा फिर इसका? एक्सोनरेशन, बराबर, मतलब उसे उस आरोप से निर्दोष मुक्ति दे दी गई। पार्डन, माफ कर देना। अब माफी ये एक्चुअली क्या होता है? इट इज नॉट एग्जैक्टली सिनोनिम, क्योंकि माफी में दोष साबित हो चुका है और फिर उसको माफ किया है। एक्विटल में दोष साबित ही नहीं हो पाया, ठीक है, निर्दोष है वो व्यक्ति। एक्विटल उसका होता है जिसपे दोष साबित नहीं हुआ है। ये नहीं कह सकते कि वो दोषी है या नहीं है, उस पे दोष साबित नहीं हुआ। ठीक है। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब ऐसे क्या होता है? किसी को एमनेस्टी प्रोवाइड की है, मतलब उस पर आप आरोप ही नहीं लगा सकते, ठीक है, वो आरोप उसे परे है। या रिलीज कर देना, छोड़ देना, ये भी हो सकता है। दे आर मोर और लेस सिमिलर, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इनके, ठीक है। चलो एंटोनिम क्या होंगे फिर इसके, जहां पे आरोप सिद्ध हो जाए। अब आरोप सिद्ध हो जाना आपको क्या बोलेंगे हम? दे आर, इट इज कॉल्ड कन्विक्शन। कन्विक्ट हो गया वो, कन्विक्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसपे आरोप सिद्ध हो गए। ब्लेम करना, आरोप करना, या एक्यूजिशन यानी एक्यूज करना, किसी को आरोप लगाना। समझ गए? एक्विटल का मतलब निर्दोष मुक्तता
होना या करना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कॉन्स्पायर्ड। कॉन्स्पायर्ड, आपने कॉन्स्पिरसी ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, कॉन्स्पिरसी। तो ये कॉन्स्पिरसी ये हो गया नाउन, उसी का वर्ब फॉर्म क्या है, कॉन्स्पायर्ड। ठीक है, जो कॉन्स्पिरसी करेगा या जब कॉन्स्पिरसी होगी तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्स्पायर किया गया। सेंटेंस पढ़ेंगे चलो पहले। आफ्टर द इलेक्शन दे कॉन्स्पायर्ड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। इलेक्शन होने के बाद कुछ लोगों ने कॉन्स्पायर किया, मतलब मिल बांट के बैठे जरा षड्यंत्र रचाया। कॉन्स्पायर का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र करना। तो षड्यंत्र किया और सरकार को गिराने का प्लान बनाया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्पायर। तो कॉन्स्पायर का मतलब क्या है, षड्यंत्र करना, बराबर है। गलत चीज से कुछ तो भी निकालना, रास्ता निकालना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पायर्ड। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्स्पिरसी। वो हो गया उसका नाउन फॉर्म। ठीक है, तो कॉन्स्पायर्ड मतलब पास्ट टेंस फॉर टू मेक सीक्रेट प्लान्स टिपिकली अंडरहैंडेडली एंड जॉइंटली विथ अदर्स। छुप छुपा के कोई प्लान करना, षड्यंत्र करना, बेस्ट वर्ड है षड्यंत्र रचाना, तो दैट इज कॉन्स्पायर्ड। ठीक है, और षड्यंत्र हो जाएगा कॉन्स्पिरसी। ठीक है, और सिनोनिम क्या होगा फिर, सिनोनिम होगा प्लॉटेड। एक प्लॉट बनाया जिसके अकॉर्डिंग काम करना है, या कंट्राइव करना, या स्कीम्ड। स्कीम्ड मतलब कोई स्कीम तैयार की और उसके हिसाब से काम चलाना। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं करके एकदम अपना काम ऑनेस्टी से करना, लॉयल्टी से करना। या कॉन्स्पिरसी में क्या होता है, छुप छुपा के काम होता है सब, ऐसा ना करते हुए डायरेक्टली बात करना किसी से कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, हमें आप नहीं चाहिए, ये हो गया डायरेक्टनेस। पर कॉन्स्पिरसी करके यानी षड्यंत्र करके किसी को निकालने का काम अगर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंस्पायर्ड। क्लियर, ध्यान में आ गया, कंस्पायर्ड मतलब षड्यंत्र। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्री। स्प्री, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे स्प्री का। द सीजनल शॉपिंग स्प्री is fueled by the bonus paid by upcountry firms during this period। क्या बोला यहां पे, जो सीजनल शॉपिंग स्प्री होती है, स्प्री मतलब कोई एक जैसे दिवाली का सीजन है, दिवाली की सीजन में सब लोग एकदम पूरी ताकत से शॉपिंग पे निकल पड़ते हैं, बराबर। फिर ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, वो भी खरीदो, ऐसी चीजें खरीदो जिसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे टाइम पे खरीदारी का जो मूड होता है दैट इज कॉल्ड स्प्री। एक जॉयफुल और एंजॉयमेंट वाला मूवमेंट, या क्या कहेंगे हम, जॉयफुल या एंजॉयमेंट वाला समय, उस समय पे अपन वो खरीदी कर रहे या कुछ खरीदारी कर रहे, दैट इज कॉल्ड शॉपिंग स्प्री, राइट। इज फ्यूएल्ड बाय, ये क्यों हुई ऐसी शॉपिंग, ये सीजनल शॉपिंग स्प्री कैसे फ्यूएल्ड होती है, क्योंकि बोनस मिलता है। किससे बोनस मिलता है, अब कंट्री फर्म्स, है ना, बहुत सारे कुछ फर्म्स होते हैं वो अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको बोनस दे रहे हैं। दिवाली बोनस दिया, दिवाली बोनस दिया तो लोग क्या करेंगे, अरे वाह बोनस मिल गया, चलो शॉपिंग करेंगे। तो अचानक से निकलना शॉपिंग करने के लिए, और बहुत एंजॉयमेंट वाले मूड में बड़ी सारी शॉपिंग करते रहना, दैट इज कॉल्ड स्प्री। ठीक है, तो स्प्री क्या हो गया, अ पीरियड और इंस्टेंस ऑफ एंगेजिंग इन जॉयफुल एक्टिविटीज। ठीक है, हंसी मजाक, एंटरटेनिंग, जॉय वाला जो मूड है उसमें कंटिन्यूअस एक्टिविटी करते रहना। इसमें कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस कोई एक्टिविटी करते रहना, दैट इज कॉल्ड स्प्री। यहां पे शॉपिंग की स्प्री है, यानी शॉपिंग करते रहे, राइट। चलो इसका सिनोनिम क्या होगा फिर, पार्टी। एंजॉयमेंट, जॉय वाला जो मूड होगा उसमें क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, बैश करेंगे या सेलिब्रेशन रहेगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, जोक बोले तो मॉर्निंग, सैडनेस, सॉबरिटी, वर्क, है ना। सॉबरिटी का मतलब क्या होता है, सॉबरिटी मतलब सोबर का नाउन फॉर्म बनाइए, सोबर का, है ना। सोबर आपने सुना होगा ना, सोबर व्यक्ति, वो या वो बंदा बहुत सोबर है। सोबर है मतलब बहुत सीधा साधा है, किसी झंझट में नहीं पड़ता, वो सोबर है। ठीक है, तो सोबर से ही क्या बना, सोबरिटी।
सॉबरिटी इज बट सॉरी सॉबरिटी ये हो गया उसका नाउन फॉर्म, तो ये नाउन हो गया, और सोबर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ गए, क्लियर ये वर्ड फ्री, समझ गया ना। एक कंटिन्यूअस किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना इन एन जॉयफुल एंड एंजॉयमेंट वाला मूड। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेलेंस। हमने इसी से रिलेटेड एक वर्ड ऑलरेडी देखा है, प्रिवेल ना, तो बस प्रिवेल का ही नाउन फॉर्म क्या है, प्रिवेलेंस है। ठीक है, प्रिवेलेंस का सेंटेंस पढ़ेंगे, आप मीनिंग इजीली लगा लोगे उसको। वन स्टडी फाउंड दैट द प्रिवेलेंस ऑफ डिप्रेशन, क्या है, प्रिवेलेंस ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का होना अमंग रिटायरीज इज अबाउट 29%। रिटायरमेंट ले चुके लोगों में डिप्रेशन की चलन, बोलते हैं ना चलन, कितना है, 29% है। तो प्रिवेलेंस का मतलब क्या है, किसी चीज का चलन होना, या मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा लोगों में वो चीज कॉमन होना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंस। बराबर है ना, समझ गया। प्रिवेलेंस का मतलब मेजॉरिटी वाले लोगों में या बहुत ज्यादा लोगों में कोई चीज कॉमन होना, उसे कहेंगे हम किसी चीज का प्रिवेलेंस है। ठीक, तो प्रिवेलेंस का मतलब क्या, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग कॉमन, वाइड स्प्रेड और इन मेजॉरिटी, राइट। जैसे डेंगू इज प्रिवेलेंट इन दी रेनी सीजन, यानी रेनी सीजन में डेंगू की केसेस बहुत लार्ज स्केल में हमको मिलती है, प्रिवेलेंट होता है, हमेशा दिखता ही है, होता ही है, राइट। सिनोनिम क्या होंगे इसके, फ्रीक्वेंसी, ज्यादा से ज्यादा आना, कॉमननेस, करेंसी या परवेजिवनेस। बराबर, तो ये सारी चीजें दीज आर सिनोनिम्स, ये कॉमन है। एंटोनिम क्या होंगे इसके, इनफ्रीक्वेंट है, कभी आता है कभी जाता है, या बहुत रेयर चीज है, या अनकॉमन चीज है, दीज आर दी। समझ गया क्या, प्रिवेलेंस बहुत कॉमन वर्ड है, हमेशा किसी जगह पे कोई चीज ज्यादा से ज्यादा तादाद में होना, दैट इज प्रिवेलेंस। चलो, वी हैव मोर वर्ड्स, यस वी हैव अनदर वर्ड, कौन सा है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट, अगर मैंने आपको कहा ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द टीम, तो आप क्या कहेंगे, कैसा मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है ना, जिसके यानी जो हमेशा दिखता है, सामने होता है, फेस है वो टीम का, या बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसे हम कहेंगे प्रोमिनेंट। तो अभी देखो क्या है सेंटेंस, द पियानो प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन मोस्ट ऑफ हिज चेंबर म्यूजिक। जो भी उसका चेंबर म्यूजिक होता है उसमें किस चीज का एक प्रोमिनेंट रोल होता है, पियानो का रोल प्रोमिनेंट है, मतलब वो जब भी आप उसका चेंबर म्यूजिक सुनो तो आपको पियानो बहुत ऐसा ध्यान में आएगा कि पियानो बज रहा है, और प्रॉपरली वो बहुत नोटिसेबल रहेगा। तो ऐसा चीज जिसके तरफ हमेशा से ध्यान जाए। देखो प्रोमिनेंट मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट होना नहीं होता, ऐसी चीज जिस पे आपका ध्यान जाए वो है प्रोमिनेंट, राइट। तो प्रोमिनेंट का मतलब क्या, वेरी नोटिसेबल, जिस पे ध्यान जाए, नोटिस करो आप, दैट इज प्रोमिनेंट। सिनोनिम क्या होगा इसका, फेमस हो सकता है, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है लेकिन फिर भी फेमस हो सकता है ना। जो लोग फेमस है उस पर ध्यान जाता है कि नहीं हमारा, बिल्कुल जाता है। नोटेड यानी नोट करना, नोट से ही नोटिसेबल बना है, ठीक है, नोट से नोटिस, नोटिस से नोटिसेबल। लीडिंग या इंपॉर्टेंट। एंटोनिम क्या होंगे इसके, जो पता ही नहीं है किसी को, अननोन है या ऑब्सक्यूर है। ऑब्सक्यूर का मतलब समथिंग विच इज अनक्लियर, मतलब उसमें क्लियरिटी नहीं है, वो हो गया ऑब्सक्यूर। ठीक, चलो समझ गए, ये क्लियर हो गया, प्रोमिनेंट क्लियर है एकदम। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, मोस्ट प्रोबेबली द फाइनल वर्ड फॉर टुडे इज रिगरस। रिगरस, आपने रिगरस भी वर्ड बहुत कॉमनली सुना है, रिगरस ट्रेनिंग, बराबर है, रिगरस पनिशमेंट, रिगरस एक्सरसाइज, है ना। तो देखेंगे सेंटेंस क्या है, दे आर कंडक्टिंग रिगरस एनालिसिस। एनालिसिस है, कैसा एनालिसिस है, रिगरस है, OUS लगा है, मतलब एडजेक्टिव होना पक्का है ये। रिगरस एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट आए उसका बहुत रिगरस एनालिसिस कर रहे हैं। आपको भी
बहुत रिगरस एनालिसिस की ज़रूरत होती है टेस्ट की। मैंने बहुत बार देखा है जब बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं ना, सारी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पे कंसंट्रेशन होता है, उसका रिगरस एनालिसिस नहीं होता। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु डू रिगरस एनालिसिस, इसकी वजह से उनका रिजल्ट जल्दी आता है। तो मोर देन appearing for the test or taking a lot of test, it is very important that you do rigorous analysis of that test। ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो एनालिसिस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। चलो, तो रिगरस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली थरो, बहुत डिटेल लेवल पे किया गया एनालिसिस, एक्यूरेट एंड केयरफुल। ऊपर ऊपर क्वेश्चंस देख लेने से एनालिसिस नहीं होगा, सिर्फ इतना देखने से नहीं होगा कि हमें कौन से क्वेश्चन आए और कौन से नहीं आए। एनालिसिस बहुत थरो और डिटेल होना चाहिए, ताकि जब आप अगली मॉक टेस्ट दो उसमें वो गलतियां ना हो, ठीक है? इंप्रूवमेंट ज्यादा से ज्यादा, एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में द इंप्रूवमेंट शुड बी मोर, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। एक्सट्रीमली थरो, एक्यूरेट और केयरफुल तरीके से किसी चीज को करना, मतलब उसे रिगरसली करना होता है, ठीक है? सिनोनिम क्या होंगे इसके? मेटिकुलस, मेटिकुलस यानी बहुत स्टेप बाय स्टेप, बहुत डिटेल, बारीक बारीक चीज देख के। प्रिसाइज, मतलब फिर से वही बहुत बारीक बारीक चीज देख के एक्यूरेटली करना किसी चीज। एंटोनिम क्या होगा इसका? ऊपर ऊपर, सुपरफिशियल तरीके से कर लेना, ठीक है? लूज कर देना, एफर्टलेस या कर्सरी, ठीक है? जहां पे आपने सुपरफिशियल तरीके से कर लिया, ऊपरी ऊपरी तौर पे, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, ठीक है? समझ गया? रिगरस मतलब, रिगरस मतलब इन डिटेल। चलो, नाउ वी हैव एन आर्टिकल बेस्ड ऑन 25 years ऑफ कारगिल वॉर, ठीक है? तो गो थ्रू द आर्टिकल एंड देन वी विल गेट इनटू द डिटेल्स। चलो पढ़ो।
चलो डन, गुड। चलो लेट अस नाउ रीड इट टुगेदर, साथ में पढ़ेंगे। क्या दिया है, किस चीज पे है आर्टिकल? कारगिल 25 ईयर्स लेटर एन इनकम्प्लीट विक्ट्री। हाँ, कारगिल वॉर को 25 साल हो गए। 1999 में हमने ये पाकिस्तान से वॉर लड़ा था, जिसे हम जीते थे। अब ऑथर का कहना है कि इट इज अ विक्ट्री बट इट्स एन इनकम्प्लीट विक्ट्री। देखेंगे क्या बोला है आर्टिकल में। A quarter of a century after the Kargil war, quarter of a century is 25 years, a series of reflection would suggest India's victory or Vijay is incomplete. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है पीछे जाके किसी चीज पे प्रकाश डालना, उसको फिर से देखना, फिर से उसके बारे में सोचना, है ना। तो कारगिल वॉर को 25 साल बाद अभी रेट्रोस्पेक्टिवली अगर देखा जाए, पीछे जाके अगर देखा जाए उस पर, तो ऐसा लगता है कि वो जो इंडिया की विक्ट्री थी या विजय थी, दैट इज इनकम्प्लीट। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। पाकिस्तान्स कारगिल एग्रेशन इन द स्प्रिंग ऑफ 1999, just weeks after Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's peace mission to Lahore, highlighted, क्या highlighted? देखो अभी highlighted ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान्स एग्रेशन इन द स्प्रिंग ऑफ 1999, बराबर। ये जो बीच का पार्ट है वो सारा ऐसा ही है, तो ये तुम्हारा वर्ब हो गया, और क्या हाईलाइटेड? तो पाकिस्तान्स एग्रेशन, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इधर उधर हो सकता है, तुम्हारा सब्जेक्ट इधर वर्ब उधर, बीच में कंप्लीटली एक अलग सा पार्ट दे दिया, ठीक है। क्या बोला है? पाकिस्तान कारगिल एग्रेशन इन स्प्रिंग ऑफ 1999 के स्प्रिंग में पाकिस्तान ने ये करतूत की थी। किसके बाद की थी? कुछ ही दिन हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर के लिए, अमृतसर टू लाहौर एक बस सेवा शुरू की थी। पीस का मिशन था एक, है ना, पीस मिशन था लाहौर के लिए, तो इसके बाद किया था। तो इससे क्या हाईलाइट हुआ? हाईलाइटेड 3 ब्रॉड चैलेंजेस इन द डोमेन्स ऑफ डिफेंस। 3 डोमेन में इन्होंने हाईलाइट किए। कौन से 3 डोमेन? डोमेन्स ऑफ डिफेंस, डेटरेंस एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। डिफेंस का मतलब पता है आपको? डेटरेंस मतलब किसी चीज को रोकना मतलब कुछ किए बगैर ही रोकना। कि समझो कोई व्यक्ति है, उसे आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग दिखे, कि आपकी बॉडी इतनी तगड़ी दिखे कि वो कुछ करने से पहले ही 100 बार सोचे कि मैं नहीं करता, जाने दो ना, नहीं करना। दैट इज कॉल्ड डिटरेंस, है ना। बिना कुछ किए ही किसी को रोक देना, दैट इज कॉल्ड डिटरेंस। एंड डिप्लोमेसी यानी संवाद, या कहेंगे हम क्या, 2 कंट्रीज के बीच में चर्चा, जिससे हम रास्ता निकाले, दैट इज डिप्लोमेसी। ऑन द डिफेंस फ्रंट द कारगिल सरप्राइज एक्सपोज्ड। डिफेंस के फ्रंट पे क्या हुआ? कारगिल का जो सरप्राइज था, दैट एक्सपोज द मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज मतलब रिस्क्स, जहां हमारी कमियां, जिसे हम कहेंगे वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। हमारी जो सिक्योरिटी की जो चीजें थी, उसमें जो कमियां थी, उसे इसने क्या करके रख दिया? एक्सपोज करके रख दिया, मतलब उसको खोल के रख दिया हमारे सामने। इंडिया डिड रिवर्स द पाकिस्तानी इनग्रेस। हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया डिड रिवर्स यानी जवाब दिया। पाकिस्तान इनग्रेस मतलब इंसर्जेंसी। ये जो इन्होंने अंदर जो घुसे थे इंडिया में, पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान थे, वो इंडिया की एलओसी पार करते, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको पार करके आ गए थे। दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंसी, अंदर घुसना। उसको हमने रिवर्स तो कर दिया, यानी उनको वापस भगा दिया। अक्रॉस दी एलओसी उनको हमने वापस भगा दिया। थैंक्स टू दी एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज ऑफ ऑफिसर्स एंड मेन। हमारे ऑफिसर्स और जवान जो थे, इनकी करेज की वजह से। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट सैक्रिफाइस ऑफ इट्स बेस्ट मेन। हमारे सबसे अच्छे ऑफिसर्स और जवान तो वही लोग थे, उनका सैक्रिफाइस करके हमने क्या किया है? बेस्ट मेन इज नो वे ऑफ डिफेंडिंग अ नेशंस टेरिटरी। हमको अगर हमारे देश की रक्षा करनी है तो सिर्फ सैक्रिफाइस करके नहीं हो सकती, बाकी भी चीजें हैं। व्हाट इंडिया नीडेड वॉज अ रूट एंड ब्रांच ओवरहॉल। देखो अभी क्या बोला है? रूट एंड ब्रांच ओवरऑल। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है
कंप्लीट, कंप्रीहेंसिव, पूरी तरह से, और ओवरऑल का मतलब होता है चेंज। तो एक कंप्लीट चेंज, एक एंटायरिटी में चेंज करना बहुत जरूरी था। इसका ऑफ इट्स हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसका, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स आर्म्ड फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडिंग इट्स रस्टी डिफेंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जंग लगा हुआ जो हमारा, रस्टी मतलब क्या, जंग लगा हुआ, पुराना हो चुका, इसको डिफेंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो रस्टी है उसको अपग्रेड करने की जरूरत थी। और रिवाइटलाइजिंग, रिवाइटलाइजिंग मतलब री एनर्जाइजिंग, और उसमें उत्साह, उमंग और एनर्जी भरने की जरूरत थी। इसमें इट्स इंटेलिजेंस मैकेनिज्म्स एंड, बहुत सारी चीजें सजेस्ट की है यहां पे ऑथर ने, एंड रीस्ट्रक्चरिंग, एंड रीस्ट्रक्चरिंग द डिसीजन मेकिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी, और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पर निर्णय लेने की जो सिस्टम थी उसे भी रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ऑथर इज सजेस्टिंग लॉट ऑफ सॉल्यूशंस हियर टू। ठीक है, द कारगिल रिव्यू कमिटी, वॉर जब होता है तो उसकी एक रिव्यू कमिटी होती है, कारगिल रिव्यू कमिटी हेडेड बाय के सुब्रमण्यम प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। और ये कैसे होता है, कमिटी थी जिसको के सुब्रमण्यम जी ने लीड किया था और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। क्लियर, समझ गया ये? चले अगले पार्ट पे चलो। द नेक्स्ट पार्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, गो थ्रू इट, फिर समझेंगे इसको।
चलो डन। हाँ, क्या बोला है अभी इस पार्ट में? ओवर दी लास्ट 25 years दिल्ली डिड सीक टू रीस्ट्रक्चर दी नेशनल सिक्योरिटी, यानी हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने नेशनल सिक्योरिटी को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश तो की है पिछले 25 सालों में, जो भी सरकार रही उनकी। बट दीज रिफॉर्म्स हैव बीन इंक्रीमेंटल एंड सब ऑप्टिमल, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स है ये कैसे है? ये इंक्रीमेंटल थे। इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ते जाने वाले, और सब ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल मतलब ऐसे जहां पे ऑप्टिमम यानी जितनी जरूरत हो उतना तो होना चाहिए, उससे कम था। इतनी जरूरत है वहां तक नहीं पहुंच पाए, मतलब इट इज सब पार, आप ऐसे कह सकते हो। तो इंक्रीमेंटल एंड सब ऑप्टिमल। द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द चाइना फ्रंटियर, कॉन्फ्लिक्ट कहां बढ़ा? चाइना फ्रंटियर पे बढ़ा, यानी चाइना इंडिया जो बॉर्डर है उस पे बढ़ा। हैज हाईलाइटेड इंडियाज टू फ्रंट चैलेंज। देखो हमारे नॉर्दर्न साइड में और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में दोनों तरफ दुश्मन है, चाइना है और इधर पाकिस्तान है। तो जब चाइना के फ्रंट पे हमको लड़ना पड़ा तब उसने क्या हाईलाइट किया कि इंडिया के आगे एक और चैलेंज है। कौन सा? टू फ्रंट चैलेंज, यानी पाकिस्तान से और चाइना से अगर एक साथ लड़ना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। एंड द केस फॉर फास्टर ट्रांसफॉर्मेशन, और इससे एक केस तो बनती है कि हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से करना जरूरी है। द सेकेंड, पहली ये चीज हमने अभी डिफेंस के सेक्टर में देख ली। 3 डोमेन्स में काम करना था हमें, याद है ना? पहले बार क्या बोला? 3 डोमेन्स, डिफेंस, डेटरेंस और दूसरा कौन सा था? लेट मी गो बैक। डिफेंस, डेटरेंस एंड डिप्लोमेसी। हाँ, तो हमने डिफेंस वाली चीज को देख लिया। अभी लेट अस मूव ऑन टू डेटरेंस। भी डेटरेंस वाले पे जाएंगे। द सेकेंड वॉज द चैलेंज ऑफ काउंटरिंग पाकिस्तान परसूट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अंडर द शैडो ऑफ इट्स न्यूक्लियर गन। दूसरा चैलेंज क्या है कि पाकिस्तान वो जो टेररिज्म भेज रहा है हमारे यहाँ पे, टेररिस्ट को भेज रहा है, टेररिस्ट इंसर्जेंसी होती है इंडिया में अक्रॉस द बॉर्डर, उसे कैसे रोका जाए। और वो किसके साये में करता है? इट डज इट अंडर द शैडो ऑफ न्यूक्लियर गन, कि अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। ये जो डर हमें पाकिस्तान हमेशा से दिखाता रहा है वो हमारे लिए दूसरा चैलेंज था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ हेजिटेशन, पहले तो हमने थोड़ी सी हेजिटेशन दिखाई। हेजिटेशन मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डाउट जो होता है, दैट इज हेजिटेशन। दिल्ली बिगैन टू एक्सपेरिमेंट विद बोल्डर एफर्ट्स, पर अभी पिछले कुछ सालों से जब से सरकार में एक चेंज आया है तब से एटीट्यूड में भी एक चेंज आया कि नहीं, इनको ये डर दिखा रहे, इनका सुनने में मतलब नहीं है, इनको अटैक ही करके हम बता सकते हैं। दिल्ली बिगैन टू एक्सपेरिमेंट विद बोल्डर एफर्ट्स। ऐसे बोल्डर एफर्ट्स टू रेज द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान टेरर पॉलिसी, यानी उनके खर्चे बढ़ा दिए हमने। कैसे? 2000, यानी हमारे भी खर्चे उनके अगेंस्ट जो एक्शंस ले रहे हैं वो थोड़े से बढ़े। कैसे? The 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स अक्रॉस दी LOC। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पहले तो उनको दिखा दिया कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं है, यानी हम सिर्फ वो नहीं रहे जो घोर निंदा करके छोड़ देंगे चीजों। एंड 2019 एयर अटैक्स ऑन टेरर कैंप्स इन POK। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दी 2019 में POK में, है ना? फॉलोइंग दी पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक के बाद हमने क्या किया था? बालाकोट स्ट्राइक्स कर दी। डेमोन्स्ट्रेटेड दिल्लीज न्यू पॉलिटिकल विल टू एनहांस डेटरेंस। डेटरेंस को बढ़ाने के लिए ये न्यू दिल्ली का नया पॉलिटिकल विल था, उनकी नई शक्ति थी, नई सोच थी, नई इच्छा थी। समझ गए? डेटरेंस में यानी रोक देना कि देखो हम ऐसा कर सकते हैं, अब तुम करने की हिम्मत भी मत करना। दैट इज व्हाट न्यू दिल्ली गवर्नमेंट सेड। पाकिस्तान सक्सेसफुल रिपोस्ट इन 2019, है ना? रिपोस्ट का मतलब है जवाब, उत्तर, है ना? रिप्लाई। 2019 दैट सॉ द डाउनिंग ऑफ एन इंडियन एयरफोर्स MiG-21। यानी क्या बोला यहां पे? पाकिस्तान ने 2019 में इंडिया का एक MiG-21 को डाउन कर दिया। डाउन कर दिया मतलब मार गिराया, है ना? कौन सा? ये MiG-21 था 2019 का। पॉइंटेड टू अ स्टालमेट
स्टॉलमेट का मतलब होता है बीच में कहीं कोई चीज आगे नहीं बढ़ना, रोक देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड स्टॉलमेट, ठीक है ना। स्टेलमेट या स्टॉलमेट कैसे बोल सकते हो, स्टेलमेट कर देना यानी रोक देना। अब क्या हुआ था, ये पाकिस्तान का रिप्लाई कौन सा हुआ था, ये कौन सा केस है, ये अभिनंदन का केस है, जहां पे हमारा मिग-21 उनके एक फाइटर जेट को पहले उसने मार गिराया और फिर इनका जब विमान जेट क्षतिग्रस्त हुआ तो वो वहां पे गिर पड़े, जिसे भारत सरकार ने सक्सेसफुली वापस भी लेके आए। पर यहाँ पे ऑथर का कहना है कि उन्होंने जवाब दिया, ये उनका जवाब नहीं था, ये हमने किया था, ठीक है। ऑथर का जो कहना है वो कह रहा है, ठीक है, इंडिया नीड्स अ मैसिव मिलिट्री सुपीरियोरिटी दैट कैन इन्फ्लिक्ट डिसाइसिव पनिशमेंट। अब ऑथर का क्या कहना है कि हमारी मिलिट्री पावर इतनी तगड़ी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो ऐसा इन्फ्लिक्ट करे, डिसाइसिव पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करे कि अगर टेररिज्म आपने किया तो हम बहुत बुरी तरह मारेंगे, डिसाइसिव, कि उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी सोचे भी नहीं हमारे अगेंस्ट कुछ करने का, ऑन दी पाकिस्तान आर्मी फॉर इफेक्टिव डेटरेंस। तो सॉल्यूशन क्या दिया यहाँ पे ऑथर ने कि हमारी मिलिट्री माइट कैसी हो, मैसिव मिलिट्री हो, यानी बहुत बड़ी मिलिट्री हो कि पाकिस्तान कुछ करने से पहले भी 2 बार सोचे। इट इज नोवेयर नियर अचीविंग दैट काइंड ऑफ मिलिट्री एज, और अभी हिंदुस्तान की मिलिट्री उसके आसपास भी नहीं है, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है। तो ऑथर पहले और दूसरे दोनों पैरा में गलतियां निकालते हुए दिख रहे हैं, ठीक। चलो गो थ्रू दी लास्ट पैरा। चलो डन, पढ़ा। हाँ, क्या दिया है अभी लास्ट पार्ट में, फाइनली अभी डिप्लोमेसी पे बात करेंगे, है ना, हमने डिफेंस और डेटरेंस पे बात कर ली। फाइनली मिलिट्री मीन्स यहाँ पे मीन्स का मतलब मीनिंग नहीं है, साधन के हिसाब से यूज किया है। मिलिट्री मीन्स अलोन विल नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स,
मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, साधन, सिर्फ मिलिट्री के साधनों से नहीं हो जाएगा, है ना, मिलिट्री के रास्ते से। दे नीड टू बी मैच्ड बाय डिप्लोमेसी, इसको डिप्लोमेसी से भी हल करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी का रास्ता भी हमें चुनना पड़ेगा। The overall balance of power has indeed tilted in favor of India. पिछले कुछ सालों में ये बैलेंस इंडिया की तरफ टिल्ट हुआ है, टिल्ट हुआ है मतलब झुका है इंडिया की ओर। थैंक्स टू इस्लामाबाद इकोनॉमिक फेलियर्स सिंस कारगिल। अभी देखो ऑथर यहाँ पे इंडिया की तरफ माला झुकने का जो कारण बता रहा है वो है कि इस्लामाबाद ने इकोनॉमिक फेलियर्स हुए, इसलिए इंडिया की तरफ पारा झुका। इंडिया को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है कि इंडिया ने भी अच्छा किया, ठीक है। एंड दिल्लीज रैपिड ग्रोथ अपने आप हो गई जैसे, ठीक है, चलो छोड़ो। मेनी ट्रेडिशनल फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड टर्की। वैसे पाकिस्तान के बाकी भी ट्रेडिशनल फ्रेंड्स थे, जैसे यूएस था, वो तो ट्रेडिशनल फ्रेंड था पाकिस्तान का। चाइना और टर्की को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो लोग हैं नाउ सी इंडिया एज मोर वैल्यूएबल पार्टनर। अब इनको इंडिया में ज्यादा इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। पहले पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, अब इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट। येट दिल्ली शुड नॉट डिल्यूड इटसेल्फ दैट इट कैन यूनिलैटरली डिफाइन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, है ना। हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने खुद को डिल्यूड नहीं करना चाहिए कि वो यूनिलैटरली मतलब अपने मन से खुद से ही जो कश्मीर पे एंगेजमेंट की जो टर्म्स है वो डिसाइड करेगा। यानी यहाँ पे ऑथर का कहना है कि सरकार खुद से ही कश्मीर से रिलेटेड सारे निर्णय ना ले, बाकी के लोगों को अभी पक्ष सुने, क्यों पता नहीं। एंड अदर डिस्प्यूट्स, द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ कश्मीर इन 2019, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कश्मीर का चेंज किया धारा 370 को हटा के, ठीक है, उसके बारे में कह रहे हैं कि कश्मीर इन 2019 एंड इंडियाज हार्ड लाइन ऑन टॉक्स विद पाकिस्तान हैव नॉट एलिमिनेटेड रावलपिंडीज कैपेसिटी टू क्रिएट ट्रबल। अब ऑथर का यहाँ पे कहना है कि इंडिया ने जो धारा 370 हटा के कश्मीर में जो खुद से अपनी तौर से जो डिसीजन लिया था वो, और पाकिस्तान से बातचीत ना करके पाकिस्तान के साथ एक हार्ड लाइन जो यूज की है, उससे क्या हुआ है, उससे पाकिस्तान की, रावलपिंडी की मतलब पाकिस्तान की कैपेसिटी कम नहीं हुई है। किस चीज की कैपेसिटी कम नहीं हुई है? टेरर या ट्रबल क्रिएट करने की कैपेसिटी में कोई कमी नहीं आई है। द अपसर्ज मतलब बढ़ोतरी, द अपसर्ज इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स इन जम्मू ऑफर्स एविडेंस ऑफ रावलपिंडीज कैपेसिटी ऑफ मिसचीफ, है ना। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में जो टेरर अटैक्स में जो इंक्रीज हुआ है वो एक एविडेंस है, वो ये बताता है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी है किस चीज की, मिसचीफ करने की, गड़बड़ करने की अभी भी उनकी कैपेसिटी है। यहाँ पे ये ऑथर बोल रहा है दिल्ली मस्ट फाइंड वेज टू एंगेज द पॉलिटिकल क्लासेस एंड सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे द ऑथर इज रिकमेंडिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड टॉक टू द सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लासेस इन पाकिस्तान। एक्चुअली वहां पे तो मिलिट्री का रूल है, बराबर है, पर द ऑथर इज सजेस्टिंग कि वहां पे पॉलिटिकल क्लासेस से बात हो और सिविल सोसाइटी से बात हो, ठीक है। दैट कैन क्रिएट द कंडीशंस फॉर ट्रांसेंडिंग द बिटर लीगसीज। ट्रांसेंडिंग मतलब हमारे जो बुरे अनुभव है उनको पार करके, कड़वाहट को दूर करके हम मिठास के साथ बात कर सके। लीगसीज ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के जो हमारे घाव है उनको भुला के हम बात कर सके। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग। ये जो बिटर लीगसीज ऑफ पार्टीशन है दैट वेयर एट द रूट ऑफ कारगिल वॉर, पार्टीशन के ये घाव कारगिल वॉर के जड़ में थे। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग। ये ऑथर का सजेशन है। कारगिल वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि पार्टीशन के घाव वहां पे थे। तो अब इन घाव को भुला के, इस कड़वाहट को भुला के हमें बातचीत के रास्ते पे आना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग एंड कंटिन्यू टू हॉबल द बायलैटरल रिलेशनशिप, ठीक है, जिससे हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप भी गड़बड़ वाली स्थिति में है, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो ध्यान में आ गया पूरा एडिटोरियल। चलो, दिस एडिटोरियल वॉज टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस
एंड नॉट फ्रॉम द हिंदू। ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया था। और इसके पीछे का कारण ऐसा था कि एक ही न्यूज़पेपर के एडिटोरियल क्यों ले, थोड़े से हम बाकी के भी व्यूज़ जान सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे एक अलग नया व्यू पता चला हमें, वैसे ये बहुत लोगों का ओल्डर व्यू भी था, ठीक है। इसी व्यू की वजह से हम पाकिस्तान से प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहे थे, पर अब डील कर रहे हैं ना अच्छे से, चलो ठीक है। नाउ चलो आपके लिए क्वेश्चंस है। सबसे पहले, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है हमारे रीडिंग कंप्रेंशन में। पैसेज का टोन पूछा जाता है, तो आपको टोन बताना है। लॉडेटरी टोन है, असर्टिव टोन है, सटायरिकल है, क्रिटिकल है कि इमोशनल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच रीजन वॉज एट द रूट ऑफ द कारगिल वॉर? कारगिल वॉर का जड़ या कारगिल वॉर का मूल कारण क्या था ऑथर के हिसाब से, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज सेम मीनिंग टू द वर्ड इनग्रेस? इनग्रेस के लिए कौन सा वर्ड इनमें से नजदीकी आपको लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द सेम मीनिंग एज द फ्रेज इन द बोल्ड? फ्रेज जो बोल्ड में दी है, यहाँ पे बोल्ड में जो फ्रेज है वो है रूट एंड ब्रांच। तो व्हाट डू यू मीन बाय रूट एंड ब्रांच, ये आपको बताना है। एंड देन द फाइनल क्वेश्चन फॉर यू इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव एक्टेड एज अ डेटरेंट टू पाकिस्तान्स परस्यूट ऑफ टेररिज्म? यहाँ पे पाकिस्तान्स परस्यूट चाहिए, पाकिस्तान्स परस्यूट ऑफ टेररिज्म। कौन सी चीज ने पाकिस्तान को के जो परस्यूट है टेररिज्म का, उसको एज अ डेटरेंट करके ऐड किया है? तो यू हैव ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर्स आपको देने हैं। तो पिछले कुछ दिन से आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है रिप्लाई करने में, बट आई एम रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी कमेंट। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन एल्स जो कमेंट में आंसर नहीं दे रहे कि वो भी कमेंट में आंसर्स दे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कैट 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, साथ ही में IBPS PO की भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गई है। जब आप वीडियो देखोगे तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अगस्त से दोनों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो MBA की तैयारी करने वाले बच्चे या बैंकिंग की एग्जाम्स देने वाले बच्चे, दोनों के लिए अगले 3 महीने आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको रोज से रोज ये क्लास करना है, ठीक है। आज यहीं रुकेंगे। थैंक यू।